नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब अवस्थी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, साधुवाद करता हूं। पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया था। उसी अध्ययन को आगे जारी रखते हुए हम अब राष्ट्रपति भाग 2 पर हैं। राष्ट्रपति पिछली कक्षा में हमने अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 को छोड़ दिया था और 60 पर अध्ययन किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 59 के बारे में पढ़ते हैं। क्या अनुच्छेद 59 संविधान में अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के बारे में क्या कहता है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए शर्तें हैं। क्या है इसमें शर्तों का उल्लेख है। किसका है? शर्तों का उल्लेख है कि राष्ट्रपति पद पर आप इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, चुनाव, लेकिन आपकी शर्तें क्या क्या हैं। तो वे शर्तें क्या हैं? सबसे पहली शर्त तो ये होगी, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदन है, संसद का सदस्य है, संसद का सदस्य या विधानमंडल का सदस्य है, तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं पहली शर्त क्या है चुनावों को लड़ने के लिए? पहली शर्त क्या है राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए? पहली शर्त, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा किसी का भी सदस्य है, तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि वो चुनाव लड़ता है, यदि वह चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, क्या? और जीत जाता है, क्या? यदि वो चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तो उसकी ये सदस्यता है ना, संसद या विधानमंडल की जो सदस्यता है वह स्वतः ही क्या हो जाएगी? खारिज मान ली जाएगी। यानी इस पद को स्वतः ही खाली मान लिया जाएगा कि इस पद पर कोई कार्यरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लाभ के पद पर न हो। क्या? लाभ के पद पर नहीं हो। यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है और वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ सकता, क्योंकि लड़ना चाहता, यदि लाभ के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। राष्ट्रपति के उसके वेतन में, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उसके वेतन, रहते हुए उसके वेतन व भत्ते में कोई कटौती नहीं होगी, कोई कटौती नहीं होगी। ये क्या कहते हैं? यदि कोई राष्ट्रपति पद पर है तो उसके भत्ते में, वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। और अगला जो शर्त है वो हमने आपको पढ़ाया था, उसमें अनुमोदक और प्रस्तावक। क्या? अनुमोदक तथा प्रस्तावक, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। अनुमोदक और प्रस्तावक क्या है, अनुमोदक कौन होंगे और प्रस्तावक कौन होंगे। अनुमोदक जो नाम का अनुवादन करेंगे नाम का कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति के। प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के नाम का क्या रखेंगे? प्रस्ताव। यदि इन दोनों की संख्या उम्मीदवार के पास कितनी है? 50-50 है, तो वह राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। और अनुमोदक और प्रस्तावक कौन होंगे?
जो राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति जो पद रहा उसके मतदाता होंगे, क्या? मतदाता। अनुमोदक तथा प्रस्तावक वही व्यक्ति होंगे, 50 व्यक्तियों में गिनती उनकी होगी जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाता हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें मतदान करेंगे। ये अनुच्छेद 59 60 में पढ़ लिया अपन ने। अब अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, क्या? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की क्या है? प्रक्रिया का उल्लेख है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग। क्या कहेंगे? महाभियोग। आपसे क्वेश्चन आ जाए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद किसमें, कौन से अनुच्छेद में, कौन से में? अनुच्छेद संख्या 61 में है। 60 में क्या है? शपथ कौन दिलाता? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। महाभियोग की प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या होगा? इसे किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, किसी भी सदन में शुरू किया जा इसे किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। क्या है? लोकसभा में करो चाहे राज्यसभा, बाध्यता नहीं है कि किस सदन में चालू करें, किस सदन में इसको शुरू करें, चाहे लोकसभा में करो चाहे राज्यसभा में। इसके बाद जिस सदन में इस प्रस्ताव को लाया जाता है 1/4 बहुमत के साथ, 1/4 बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को रखा जाता है। इसे किसी भी सदन में अपन रख रहे हैं तो उस सदन में इसको रखने के पर हमारे पास 1/4 बहुमत की आवश्यकता है। जिस भी राष्ट्रपति के खिलाफ, क्या? जिस राष्ट्रपति के खिलाफ के विरुद्ध इस प्रस्ताव को लाया जाता है, इस प्रस्ताव को लाया जाता है, उसे किसे? संबंधित राष्ट्रपति को जिसके खिलाफ उस महाभियोग प्रक्रिया को लाया जा रहा है उसे 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। जिस राष्ट्रपति के खिलाफ हम इस प्रस्ताव को रखेंगे उसे कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना क्या है? आवश्यक है। आगे
महाभियोग की प्रक्रिया, प्रस्ताव तो ला रहे हैं अपन किसी राष्ट्रपति को हटाने के लिए, लेकिन उस प्रस्ताव को रखने का कारण क्या हो सकता है? क्या उस प्रस्ताव को रखने का कारण क्या हो सकता है? उस प्रस्ताव को रखने का कारण संविधान पर अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन के आरोप में इस प्रस्ताव को रखा जाता है। क्या? कोई राष्ट्रपति संविधान पर अतिक्रमण मतलब अपनी शक्तियों पर संविधान के नियमों को दबा रहा है या उनका उल्लंघन कर रहा है, यानी संविधान के नियमों को नहीं मान रहा है, के आरोप में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है ना। आगे क्या प्रक्रिया होगी? जिस भी सदन में इस प्रस्ताव को रखा जाता है, क्या? जिस भी सदन में इस प्रस्ताव को रखा जाता है, यदि यह प्रस्ताव उस सदन से, यह प्रस्ताव उस सदन से, क्या? उस सदन से उपस्थित संख्या के 2/3 बहुमत से यदि पारित हो जाता है, क्या? यदि पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। यदि जिस भी सदन में रखा, इसे शुरू में लोकसभा से चालू की या राज्यसभा से चालू की, वहां से 1/4 बहुमत से प्रस्ताव को रखा जाता है, आगे प्रक्रिया बढ़ती है। और यदि यदि यह प्रस्ताव उसी सदन से, क्या? जिस सदन में इसे रखा उस सदन से, क्या? 2/3 बहुमत से, यदि उपस्थित संख्या के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। अब आगे कुछ बातें हैं इस महाभियोग से। यह प्रक्रिया कहां से ली गई? कहां से ली गई? अमेरिका से। कहां से ली गई थी यह प्रक्रिया? अमेरिका से। आज तक, क्या? आज तक पहले मान ले आपसे प्रश्न पूछ ले कि आज तक कितने राष्ट्रपतियों को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया है, तो ध्यान रखें आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया। आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे, लेकिन इसको हटाने के लिए मनोनीत सदस्य, क्या? संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, परंतु विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते। क्या? परंतु विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं इसके निर्वाचन में तो निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, मनोनीत भी, लेकिन इसको हटाने में मनोनीत सदस्य, जो संसद में मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं, लेकिन निर्वाचन में नहीं ले रहे थे।
विधानमंडल के सदस्य भी भाग नहीं लेते। तो मैंने आपको संसद के टॉपिक में एक टॉपिक पढ़ाया था, संयुक्त बैठक। क्या पढ़ाया था? संयुक्त बैठक। इनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, अनुपस्थित उपाध्यक्ष, वो भी अनुपस्थित उपसभापति, वो भी हो तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त वरिष्ठ सांसद। तो हमने पढ़ा था संयुक्त बैठक। किन किन विधेयकों पर या बिलों पर संयुक्त बैठक नहीं होती? तो उसमें हमने एक पढ़ा था महाभियोग। तो आप ध्यान रखें, महाभियोग की प्रक्रिया पर कभी भी संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं होता है। एक यहां पर एक क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्धन्यायिक। ये क्वेश्चन RAS प्री 2016 में पूछा गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है। क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। तो आप एक बार महाभियोग की प्रक्रिया को दोबारा से देख लीजिए। 61 में था, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है, या महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। फर्स्ट, जिस भी सदन में शुरू करते हैं वहां से 1/4 बहुमत के साथ प्रस्ताव को रखा जाता है। जिस राष्ट्रपति के विरुद्ध इसे प्रस्ताव को रखा जाता है उसे कितने 14 दिन पूर्व सूचना देना, क्या है? 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। फिर आगे बढ़ा था, इसको सभी महाभियोग की प्रक्रिया को संविधान का अतिक्रमण उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति के खिलाफ शुरू की जा सकती है। फिर यह प्रस्ताव जिस सदन में रखा जाता है उसी सदन से उपस्थित संख्या के 2/3 बहुमत के साथ यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई थी? अमेरिका से। फिर हमने पढ़ा, आज तक कितने राष्ट्रपतियों को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा चुका है? आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं लेकिन चुनाव में नहीं लेते थे। विधानमंडल के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। इस पर संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं हो सकता। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है ना। अब पढ़ते हैं हम आगे, टॉपिक को आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं राष्ट्रपति की शक्ति, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हम आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं? क्या? राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार की शक्तियां हैं। क्या है? राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार की शक्तियां हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है सामान्य शक्तियां, यह सामान्य, एक है सामान्य शक्ति, अगला है, दूसरी है आपातकालीन। क्या है? आपातकालीन शक्ति। सामान्य शक्ति या आपातकालीन। सामान्य शक्तियां क्या है? जिनका वो वैसे जनरली प्रयोग कर सकता है। क्या? जनरली प्रयोग कर। आपातकालीन किसी विशेष परिस्थितियों में इनका प्रयोग करे। क्या? किसी विशेष ही परिस्थितियों में इनका प्रयोग करे। तो सामान्य शक्ति कितनी उसके पास? सामान्य शक्तियां हैं 4। सॉरी, सामान्य शक्तियां हैं 4 और आपातकालीन शक्तियां हैं 3। सामान्य शक्तियां कौन कौन सी हैं? एक है कार्यपालिका, फिर है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका को विधायी भी कहते हैं, व्यवस्थापिका को विधायिका कहते हैं, विधायी नहीं, विधायिका। फिर ये वित्तीय शक्ति, क्या? वित्तीय, और फिर है
न्यायिक। तो राष्ट्रपति के पास सामान्य शक्तियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रपति के पास सामान्य शक्तियां हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका को विधायिका भी कहते हैं, और वित्तीय और न्यायिक। कार्यपालिका को नियुक्ति भी कहते हैं। नियुक्ति मतलब इसमें वो नियुक्त करता है मंत्रियों को। क्या? मंत्रियों को। व्यवस्थापिका वित्तीय और न्यायिक शक्ति। और आपातकालीन शक्ति है, एक तो होती है राष्ट्रपति आपातकाल 352, 356 और 360। इन अनुच्छेदों में तीनों आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें राष्ट्रपति आपातकाल, इसमें वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की शक्तियां हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? सामान्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। सामान्य शक्तियां कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। राष्ट्रीय शक्तियां कितनी, आपातकालीन कितनी है? 3। सामान्य शक्तियों में कार्यपालिका, इसे नियुक्ति भी कहते हैं, नियुक्ति संबंधी शक्ति। अगली है व्यवस्थापिका, इसे विधायिका भी कहते हैं। फिर है वित्तीय और न्यायिक, इसमें जेवी वीटो की शक्ति आती है, लेकिन उसको हम इसी में शामिल करेंगे। आपातकालीन शक्तियां कौन सी? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो हम इन शक्तियों के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कार्यपालिका, नियुक्ति संबंधी शक्तियां। क्या पढ़ते हैं? कार्यपालिका या नियुक्ति संबंधित शक्तियां। तो मैंने आपको जब राष्ट्रपति टॉपिक शुरू किया था तो उसमें पढ़ाया था राष्ट्रपति का उल्लेख 52 से 62 तक है। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति हो। 53 में पढ़ाया था राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका संबंधित जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सब राष्ट्रपति के पास होती हैं, इनका प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति केंद्र में बहुमत की जो सरकार होती है, क्या? केंद्र में बहुमत की सरकार, केंद्र में बहुमत की जो सरकार होती है, बहुमत की सरकार के प्रतिनिधि को क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को पीएम नियुक्त करता है। मान लीजिए कि जब भाजपा की सरकार का बहुमत था तो उसके प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी को पीएम नियुक्त किया था राष्ट्रपति ने। यह पीएम के सिफारिश पर या पीएम प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसकी? मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों को विभागों का आवंटन तो कौन करता है? विभागों का आवंटन तो करता है प्रधानमंत्री, लेकिन इसकी जो अगली कार्यपालिका संबंधी हो सकती है कि विभागों का आवंटन तो पीएम करता है, लेकिन इनकी सूची कौन तैयार करता है? इनकी सूची राष्ट्रपति तैयार करता है। तो आगे बढ़ते हैं। यह तीनों सेनाओं के प्रमुखों, यह तीनों सेनाओं के प्रमुखों वह सीडीएस की नियुक्ति करता है। क्या?
ईडीएक्स की नियुक्ति करता है। तीनों सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों के जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति करता है तथा सीडीएस की नियुक्ति करता है। अब और अगली जो कार्यपालिका संबंधी है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। जो केंद्र में स्थित यूनिवर्सिटी होती हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उनका कुलाधिपति भी यही होता है। क्या? कुलाधिपति केंद्र के विश्वविद्यालयों का, केंद्र के विश्व या केंद्र में जो यूनिवर्सिटी उपस्थित हैं उनका कुलाधिपति भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और ये राष्ट्रपति मंत्रियों के कार्य के आवंटन की सूची तैयार करता है, ये अनुच्छेद 77 कहता है। और ये केंद्र में स्थित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कुलाधिपति तो होता है, कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कुलपतियों की कुलाधिपति केंद्र के, राष्ट्रपति केंद्र के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी यही करता है। किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति भी यही करता है। और केंद्रीय आयोगों और केंद्रीय आयोगों के अध्यक्षों की केंद्रीय आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। केंद्रीय आयोग कौन कौन से हैं? जैसे यूपीएससी केंद्रीय आयोग है। आगे चलते हैं हम, महान्यायवादी की, केंद्र में महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। केंद्र में कानूनी मामलों में सलाह लेने के लिए, कानूनी मामलों में सलाह लेने के लिए किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादी की। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। कैग, इसको हम आगे पढ़ेंगे। कैग की नियुक्ति करता है। कैग क्या होता है? केंद्रीय महालेखा परीक्षक। केंद्रीय महालेखा परीक्षक, केंद्रीय महालेखा परीक्षक। केंद्र में कानूनी मामलों, मतलब जो कानूनी मामलों में जानकार होगा, एक्सपर्ट होगा, उसकी नियुक्ति भी यही करता है। सलाह लेने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। केंद्रीय स्तर पर आयोगों की, मतलब कि वो मैंने बताया वो केंद्रीय आयोगों की केंद्रीय आयोगों का गठन करता है और अध्यक्ष और उनकी नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कार्य आवंटन की सूची तैयार करता है। ये तो हुई इसकी कार्यपालिका संबंधित शक्तियां। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। कार्यपालिका को पढ़ा अपन ने, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये अनुच्छेद 53 में अपन पढ़ चुके हैं। केंद्र में बहुमत की सरकार के प्रतिनिधि को पीएम नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री इसकी सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। विभागों के आवंटन की सूची तो पीएम तैयार करता है, लेकिन इनको कार्य विभाग आवंटन को करता है पीएम,
ये तीनों सेनाओं के प्रमुखों, जल सेना, थल सेना, वायु सेना प्रमुखों CDS की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कुलाधिपति केंद्र के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति, केंद्रीय आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति और सदस्यों की, इनका गठन भी यही करता है। देश में केंद्र में कानूनी मामलों में सलाह लेने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। कोई भी कानूनी मामला है उसमें सलाह लेने के लिए यह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। कैग की नियुक्ति भी यही करता है। कैग क्या है? केंद्रीय महालेखा परीक्षक। कैग एक बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों, क्या केंद्र शासित प्रदेशों में 3 प्रकार की क्या करता है? नियुक्ति करता है। उपराज्यपाल, प्रशासक और आयुक्त। किसकी? उपराज्यपाल, प्रशासक और आयुक्त की नियुक्ति करता है। इनकी नियुक्ति कहां करेगा? केंद्र शासित प्रदेशों में। तो ये तो इसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको हमारे कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनकी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।